एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं दुबई के एक जेल में पुलिस ऑफिसर था। वहाँ एक दुबई की प्रेग्नेंट औरत आई जिस पर उसके शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरी बीवी बदकार है, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है। उस औरत की जांच अभी चल रही थी। मुझे उस दुबई के प्रेग्नेंट औरत पर तरस आ रहा था, तो मैंने उसे रहने के लिए एक स्पेशल रूम दे दिया और एक लेडीज़ पुलिस को उसकी जिम्मेदारी पर लगा दिया था। उसकी डिलीवरी तक उसका ख्याल रखा जाए। जब 9 महीने पूरे हुए तो दाई उस प्रेग्नेंट औरत का चेकअप करने आई, तो उस औरत ने कहा, मैं 9 महीने का नहीं बल्कि पूरे 13 महीने में बच्चे को जन्म देती हूँ। उस औरत की बात सुनकर हम सब हैरान हो गए। जब 13 महीने पूरे हुए तो उस दुबई की औरत ने एक ऐसे जानवर का बच्चा जन्म दिया जिसे देखकर हमारे पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वह बच्चा तो मैं भारत के इलाहाबाद का रहने वाला था। मैंने ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे अब्बू काफ़ी बीमार रहने लगे थे, उनसे काम नहीं हो पाता था। मेरे अब्बू मोटर मैकेनिक के काम करते थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अकेला ही कमाया था। हमारा मुश्किल से गुजारा हो पाता था। मैं अब्बू की पहली औलाद था और फिर मेरे बाद 4 बेटियों की जिम्मेदारी भी थी। अब वह चाहते थे कि मैं भी उनके साथ वर्कशॉप पर जाने लगूं, मगर मुझे वह काम पसंद नहीं था, क्योंकि उस काम ने मेरे बाप को बहुत थका दिया था, उम्र से जल्दी बूढ़ा कर दिया था। इसलिए मैं पढ़ता गया और ट्यूशन पढ़ाकर मैंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर ली थी। अब मैं अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ा था, मगर अकल तो मेरी जब ठिकाने आई थी जब मैंने बड़े बड़े डिग्री वालों को जॉब इंटरव्यू के लाइन में खड़े देखा था। सबके लबों पर एक शिकवा था कि ये नौकरी डिग्री से नहीं मिलती बल्कि सिफारिश पर मिलती है। 1 साल में यूं ही धक्के खाता रहा। मेरा तो इस सिस्टम से दिल ही उचाट हो गया था। एक मोटर मैकेनिक के बेटे की सिफारिश भला कौन करता। खैर, फिर यूं हुआ कि अब्बू मेरी तरक्की देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए थे। अब तो मेरी रातों की नींद तक हराम हो गई थी। विधवा माँ और 4 बहनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गया था। मुझे समझ नहीं आता था मैं अब क्या करूं। खैर, कहते हैं ना कि अल्लाह अच्छे से अच्छा वसीला पैदा करने वाला है। एक दिन मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अरमान, तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना? मैं मम्मी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, क्यों मम्मी, सब खैरियत तो है ना? मम्मी कहने लगी, मैंने अपने बुआ के बेटे से बात किया था, वह तुम्हें अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे। तो मैं कहने लगा, वैसे भी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। अगर आप में इतना हौसला है कि अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हैं तो अनवर मामा के दोस्त के पास ज़रूर जाऊंगा। बेटा, मैंने उससे कह दिया है, क्योंकि तुम्हारा बाप तो मिट्टी तले सो गए हैं। अब अपनी बहनों की शादियां तुम्हें ही करनी है। मुझे यकीन है कि दुबई जाकर तुम अच्छा कमाने लगोगे। मैं मम्मी की बात सुनकर एकदम से जोश में आ गया था। मैं बोला कि मम्मी, अगर मेरा वीज़ा लग जाए तो मुझे और क्या चाहिए। मम्मी मुझे ढेरों दुआएं देने लगी थी। फिर अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ झटपट हो गया था। मेरा वीज़ा इतनी जल्दी आ गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। अल्लाह का नाम लेकर मैं मुल्क से बाहर चला गया था। मैं तो समझता था कि दुबई जाते ही मेरा काम लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा आज़ाद वीज़ा था। यहाँ आकर मुझे काम ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। मैंने मम्मी को फ़ोन करके हालत को बता दिया था। मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी। वह मेरे लिए दुआएं करने लगी थी और बोली, अरमान, तुम फिक्र ना करो, मैं अपने बुआ के बेटे से बात करूंगी। मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया था। अगले ही दिन मुझे अनवर मामा का फ़ोन आ गया था। वह कहने लगे, मैंने तुम्हारी बात अपने दोस्त से की है, वह तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलवा देगा। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया और फ़ोन बंद कर दिया। अनवर मामा का दोस्त एक अच्छा इंसान था। मैं जब से दुबई में आया था उनके पास ही रह रहा था। थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, अरमान, आज मैं तुम्हें अपने एक दुबई के मालिक के पास लेकर जाऊंगा। मैं उसके सामने तुम्हारी खूब तारीफ़ की है। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हें कोई अच्छा काम दे देगा। फिर कहने लगा, तुम जानते हो ना, दुबई के लोग वसूलों के बहुत पक्के होते हैं। तुम उनके साथ किसी तरह की हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना। मैं बोला, जावेद भाई, आप इस बात की फ़िक्र ना करें। अल्लाह का शुक्र है, मेरी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, मुझ में ऐसी कोई बुराई नहीं है। वह मुस्कुराने लगे और बोले, चलो मेरे साथ। हम दोनों एक टैक्सी में बैठकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में पहुंचे थे। फिर वह मुझे अपने साथ अंदर ले गया। वहाँ एक बहुत ही अमीर दुबई का जाना माना आदमी मौजूद था। उसकी उम्र लगभग कोई 45 से 50 साल की होगी, मगर उसने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। उसने अनवर मामा के दोस्त से कहा कि आप चले जाएं, मैं इस लड़के को काम भी दे दूंगा और रहने के लिए जगह भी दे दूंगा। अरमान मामा के दोस्त जावेद भाई ने उस दुबई के आदमी का शुक्रिया अदा करके चले गए थे। उनके जाने के बाद वह दुबई का आदमी
मेरा इंटरव्यू लेने लगा था। फिर उसने मेरे दस्तावेज़ देखे तो कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सरकारी नौकरी दे दूँगा। सरकारी नौकरी के बारे में सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हो गया था। हिंदुस्तान में भी मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि फिर इंसान को उम्र भर सरकारी जॉब से आराम मिलता रहता है। खैर, वह दुबई का आदमी कहने लगा, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती कर देता हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बोला, आपका एहसान होगा मुझ पर। वो कहने लगा, यूँ तो पुलिस में भर्ती होना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस जॉब के लिए। बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ता है, दौड़ वगैरह के इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगा कि तुम कुछ कर दिखाने के काबिल हो, इसलिए मैं तुम्हें मुश्किल जगहों से नहीं गुजरने दूंगा। तुम ये समझो कि कल से तुम्हारी नौकरी शुरू है। फिर मेरे दुबई के मालिक ने मुझे एक पता दिया और बोला, तुम इस थाने में पहुंच जाना। फिर उन्होंने अपने टेबल पर रखी घंटी बजाई और एक नौकर से कहा, अरमान साहब को अच्छे वाले फ्लैट में शिफ्ट कर दो। मैं बाहर जाने लगा तो उन्होंने मुझे फिर से आवाज़ दी और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी तनख्वाह तो बताई ही नहीं। मैं तुम्हें महीने का 30,000 रियाल दूंगा। इतनी ज़्यादा रकम की तनख्वाह सुनकर मेरी तो दिमाग की बत्ती खुलकर रह गई थी। मैं बहुत खुश हो गया था। फिर वह नौकर मुझे एक फ्लैट में ले गया था जहाँ पर बहुत सारे लड़के ठहरे हुए थे। सबका कमरा अलग अलग था। मैंने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मुझे दुबई में सरकारी नौकरी मिल गई है। मेरी मम्मी खुशी के मारे झूम उठी थी। मैं बोला, मम्मी, अब मेरी हर तनख्वाह से मेरी बहनों का दहेज बनाती रहो। मैं चाहता हूँ मेरी बहनों की किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। अम्मी बहुत खुश थी, मुझे दुआएं देती रही। अम्मी का फ़ोन बंद करके मैं सोचा अनवर मामा का शुक्रिया अदा कर दूँ। अगर वह मेरी मदद ना करते तो मैं आज भी हिंदुस्तान में धक्के खा रहा होता। मैंने उन्हें फ़ोन किया और बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। अल्लाह आपको ढेरों आसानियाँ दे। मैं अनवर मामा को बताया कि मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई है और मेरी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेरी बात सुन ली तो कहने लगे, अरमान, दुबई में सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा है कि तुम उस जगह से भाग निकलो, वापस मेरे दोस्त के पास चले जाओ। वह किसी और जगह तुम्हारी नौकरी लगवा देगा, जहाँ तुम्हारी तनख्वाह तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मगर तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होगा। मैंने हंस दिया और बोला, अनवर मामा, मैं पुलिस वाला बन गया हूँ। अब वैसे भी मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अनवर मामा ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की और मैंने ये बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया था कि मुझे तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। फ़ोन बंद करके मैं सोचने लगा था, क्या अनवर मामा मेरी तरक्की से जल रहे थे? उनके तो गुमान में भी नहीं हुआ कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। खैर, जो भी था, मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं पुलिस की वर्दी पहनकर तैयार हो गया था। मुझे लेने के लिए एक गाड़ी आई थी। मुझे थाने पहुंचा दिया गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था। खैर, ये एक छोटा सा थाना था। मेरा मालिक मुझे जेल में ले आया था और कहने लगा, मुझे सरकार ने इस शहर के सारे जेल की निगरानी की ड्यूटी सौंप रखी है। मैं बोला, ये जेल इतनी छोटी क्यों है? हमारे मुल्क में तो जेल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मेरा दुबई का मालिक मेरी बात सुनकर हंस दिया था और कहने लगा, क्यों, तुम्हारे मुल्क में जुर्म की तादाद बहुत ज़्यादा है? अरमान, हमारे मुल्क में जुर्म बिल्कुल ना के बराबर है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ी जेल नहीं बनाते। मेरा मालिक कहने लगा, ये वाला जेल सिर्फ उन बदकार औरतों के लिए बनाया गया है जिन्होंने दूसरे मर्दों के साथ जिना करके प्रेग्नेंट हो गई है। ये जेल सिर्फ उन्हीं औरतों के लिए है। इस जेल में वही औरतें आती हैं जिन्होंने अपने शौहर के साथ गद्दारी की है। हमारे यहाँ औरतों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। उसके लिए जेलर की हैसियत से ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम हर तरह से उन औरतों पर पूरी पूरी निगरानी करोगे और अपने निगरानी में और भी पुलिस वालों को उनसे बातचीत करने से मना करते रहोगे। मैं सारी बात समझ चुका था। मेरा दुबई का मालिक मुझे हिदायत देकर वापस लौट गया था। मैं अपने ऑफिस में बैठ गया और वह जेल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ना ही उनमें बहुत ज़्यादा कमरे थे। पुलिस वालों की तादाद भी बस सीमित थी। फिर मैं जेल के राउंड पर निकल गया तो पता चला कि जेल में गिनती की कुछ ही औरतें बंद है। मैं इस बात से, इस मुल्क की कानून व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने सोचा, इधर लोग इस तरह खुशहाल होंगे तभी तो जुर्म करने की नौबत नहीं आती है। खैर, मेरी नौकरी का तीसरा दिन था जब एक दुबई का आदमी एक औरत को अपने साथ घसीटते हुए ले आया था। वह अरबी जुबान में कुछ तेज तेज बोल रहा था। जब उसके साथ जो औरत आई थी वह पूरी तरह पर्दे में थी, मगर उसका खौफ मुझे उसकी आंखों में नजर आ रहा था। मैंने एक अरबी पुलिस वाले को बुलाया जो थोड़ी बहुत उर्दू भी जानता था।
मैं बोला कि उस अरबी आदमी का पता करो कि आखिर माजरा क्या है। वह दुबई का आदमी बहुत गुस्से में था। मुझे उसकी इक्का दुक्का बात ही समझ आ रही थी, क्योंकि मुझे अभी तक अरबी जुबान पूरा नहीं आता था। खैर, उस पुलिस वाले ने मुझे टूटी फूटी उर्दू में बताया कि ये मर्द अपनी बीवी पर पर्चा कटवाना चाहता है। उसकी बीवी ने अपने शोहर के साथ बेवफाई की है, बल्कि गुनाह किया है। ये किसी और मर्द से प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वह अपनी बीवी को भी साथ लाया है ताकि उसे जेल में बंद कर दिया जाए। मैं पुलिस वाले को साइड पर बुलाया कि ऐसे सूरत हाल में तुम्हारे मुल्क का कानून क्या कहता है? क्या औरत को कैद कर दिया जाता है या कहकर छोड़ दिया जाता है कि ये मियाँ बीवी का निजी मामला है? पुलिस वाला कहने लगा, साहब, हमारे मुल्क में ये बहुत घिनौना जुर्म समझा जाता है और इस तरह की जुर्म करने वाली औरत उम्र भर जेल में सड़ती रहती है। मैं बोला, अच्छा, फिर उस औरत को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे बंद कर दो। वह औरत रोती रही और हाथ जोड़कर कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ। खैर, मैंने उस आदमी को यकीन दिलवाया कि आपके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा, मुजरिम को उसके किए की पूरी सज़ा मिलेगी। खैर, वह आदमी मेरा शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से चला गया था। मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल अकेला बैठ गया था। ये सोचने पर मजबूर हो चुका था, मेरे दुबई वाले मालिक ने मुझे नौकरी देने से पहले मुझे यहाँ के कानून क्यों नहीं सिखाया। बात बहुत अजीब थी। एक इंसान जिसको कानून की ABCD तक मालूम ना हुआ, उसे कानून संभालने की जॉब दी गई थी। खैर, मैं ये भी सोचने पर मजबूर था, ये सब मेरी माँ के दुआओं का नतीजा था। बेशक दुआएं तो इंसान की तकदीर बदल देती है। मैंने सोच लिया था कि मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की और इस मुल्क के कानून सीखने की भरपूर कोशिश करूं। यूं ही दिन बीत रहे थे। उस दिन जेल में नई आने वाली औरत सारा सारा दिन रोती रहती थी, जबकि मैंने बाकायदा यहाँ और औरतों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। उस औरत की आहें मुझे बेचैन कर दिया करती थी। खैर, हमें यूं तो कैदी औरतों से ज़्यादा बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने सोचा, ये नई कैदी औरत प्रेग्नेंट भी है, कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। इसलिए अल्लाह के लिए तरस खाकर मैं उसके पास चला गया था। मैं बोला, क्या बात है, तुम किस लिए रो रही हो? कहने लगी, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कहा कि उसका फैसला बाद में हो जाएगा, इसलिए अभी रोना बंद कर दो। फिर वह कहने लगी, मेरा इस कमरे में दम घुटता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मुझ पर मेहरबानी करके मुझे हवादार कमरा दे दो। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। मैंने लेडीज़ पुलिस से कहा कि उस कैदी औरत को खिड़की वाला कमरा दे दो और उम्मीद है उसका पूरा पूरा ख्याल रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर, जेल में मेरा अच्छा टाइम बीत रहा था। यहाँ ज़्यादा काम तो होता नहीं था। मैं अपने ऑफिस में बैठकर ज़्यादातर मोबाइल चलाया करता था। मेरी तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से हिंदुस्तान में मेरे घर की हालात बहुत अच्छे हो गए थे। मेरी मम्मी उठते बैठते मुझे दुआएं देने लगी थी। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि वह मुझसे छोटी बहन शबनम का रिश्ता ढूंढ चुकी हैं और बहुत जल्दी शादी भी कर देंगी। मम्मी की बात सुनकर मेरा हिंदुस्तान जाने के लिए दिल मचल गया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी निगरानी में मैं अपनी बहन की शादी करवाऊं, अपने बाप का फ़र्ज़ अदा करूं। मगर मम्मी ने मुझे मना कर दिया था। वह कहने लगी कि अभी तुम हिंदुस्तान आने का सोचना भी मत। अभी एक बहन की शादी तय हुए है, बाकी बहनों की शादियां भी तो तुमने ही करवानी है। खैर, मैंने सोचा था कि अब मेरी सारी बहनों की शादियां हो जाएंगी। मैं 1 साल लगाकर खूब सारा पैसा कमाकर जमा करूंगा, फिर हिंदुस्तान जाकर अपना कारोबार भी शुरू कर दूंगा और अपनी शादी भी करूंगा। मेरा मालिक भी बार बार जेल का चक्कर लगाता रहता था। मैं उससे थोड़ा बहुत कानून सीखने की कोशिश किया करता था। वह प्रेग्नेंट कहती अक्सर रोने लगती थी। मैं जब उसके पास जाता तो कहती, प्रेगनेंसी की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है, इसलिए मेरे लिए दाई बुला दो। मैं बोला, जेल में दाई बुलवाने की इजाज़त नहीं है। वह कहने लगी, खुदा का वास्ता मेरी मदद करो। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं बेकसूर हूँ, ये बच्चा मेरी बेगुनाही का सबूत देगा, इसलिए मैं उसके मामले में बहुत एहसास रखती हूँ। उसको कुछ हो गया, मेरे पास मेरी गुनाही का कोई सबूत नहीं बचेगा, इसलिए खुदारा तुम मेरी मदद करो। मुझे उस पर बहुत तरस आया था, इसलिए सोचा कि चलो मैं उसकी मदद कर ही देता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। मैंने उससे पूछा कि दाई कहाँ से बुलाऊं, तो वह कहने लगी, जेल में आने से पहले दाई को मेरा शोहर बुलाया करता था, उसी को बुला लाओ, क्योंकि वो बहुत काबिल है। वो मेरी नब्ज पकड़कर मेरा मसला दूर कर देता है। फिर उसने मुझे दाई का पता दिया, तो मैं एक पुलिस वाले को भेजकर उस दाई को बुला लिया था। फिर वह उस कैदी औरत के पास चली गई। खैर, आधे घंटे के बाद जब वापस आई
तो कहने लगी, अच्छा हुआ आपने मुझे वक्त रहते हुए बुला लिया। उस लड़की के अंदर बहुत खराबी बन चुकी है, शायद ठीक से खाती पीती नहीं है। अब मुझे उसका ख्याल रखने के लिए अक्सर आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान को भी खतरा है, उसके बच्चे को भी खतरा है। मैंने सर हिला दिया। मैं बोला, हाँ तुम आ जाया करना। असल में बात ये थी कि मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि ये लड़की अपनी बेगुनाही साबित कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे बहुत बेबसी नज़र आती थी। यूं महीने बीत गए और अब तो उस कैदी औरत का पेट भी फूलने लगा था। मैं ये सोच सोच कर हैरान हुआ था, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये औरत अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? क्या ये कोई डीएनए टेस्ट करवाएगी या फिर कुछ और सोच कर बैठी हुई है? यूं 9 महीने बीत गए थे। मैंने सुबह से ही दाई को खबर भिजवा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस औरत को किसी तरह की परेशानी हो, क्योंकि फिर ये रो रो कर पूरा थाना सर पर उठा लेती। मैं उस औरत के पास गया और बोला कि तुम्हारे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, मैंने दाई को बुलवा लिया है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी डिलीवरी इस थाने में नहीं करवाओगी तो तुम्हें मैं किसी और करीबी अस्पताल में भेज सकता हूँ। वह बोली कि नहीं, मुझे अभी दाई की ज़रूरत नहीं है। मैं 9 महीने में बच्चे को जन्म नहीं देती, मैं पूरे 13 महीने के बाद बच्चे को जन्म देती हूँ। मैं तो उस औरत की बात सुनकर चकरा गया था। ये एक ऐसी बात थी जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। खैर, मैंने दाई को वापस भेज दिया था। मुझे पता था बहुत जल्द ही औरत मुझे खुद कहेगी, मेरे लिए दाई बुला कर लाओ। मेरा वक्त करीब आ गया है, क्योंकि उस औरत का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लेकिन मैं इंतज़ार करता रह गया था। 1 महीने का वक्त बीत गया था। उस औरत ने अभी तक बच्चा नहीं जन्मा था। अब तो मुझे भी शक होने लग गया था। ये लड़की जो कह रही है, अगर वह सच है तो फिर उसके पीछे हकीकत क्या हो सकती है? दाई भी उस औरत का चेकअप करने के लिए आती रही। एक दिन मैंने उस कैदी औरत के दाई को अपने ऑफिस में बुला लिया था। अब मैं अरबी सीख चुका था, इसलिए मुझे उससे बात करने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं आ रही थी। मैं कहने लगा, उस कैदी औरत का क्या किस्सा है? उसने अभी तक बच्चा क्यों नहीं जन्म दिया? उस दाई ने इधर उधर देखकर मुझे बड़ी राजदारी से बात की थी। वह कहने लगी, जेलर साहब, मैंने तो आज तक ऐसा केस अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि उस औरत की अभी बच्चा पैदा होने के असर क्यों नहीं नज़र आ रहे। मैं बोला, कहीं उसका बच्चा पेट में ही ख़त्म तो नहीं हो गया? वह दाई बोली, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस औरत का बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, पेट में हरकत भी करता है। मैं बोला, फिर ये सब क्या है? वह दाई कहने लगी, औरत ने अपने मुंह से कहा है कि मैं 13 महीने में बच्चा जन्म देती हूँ तो फिर ऐसा ही होगा जैसे वह कह रही है। मुझे तो उसके सही टाइम का बड़ा बेसब्री से इंतजार था, देखूं क्या होता है उसे। वह दाई बड़ी एक्सपीरियंस वाली लग रही थी। मैं बोला, चलो ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ। वह चली गई तो मैं उस अजीब गरीब केस के बारे में सोचने लगा था। मैं ये बात सोचकर बहुत घबरा रहा था। मैं अपने बुढ़ापे में लोगों को ये किस्सा सुनाया करूँगा। यूं तो 13 महीने बीत गए थे। वह कैदी मुझे सुबह सुबह कहने लगी, आज दाई को बुलवा लीजिएगा, मुझे धीरे धीरे प्रेगनेंसी दर्द हो रहा है, शायद मेरा डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैं बोला, ठीक है, मैं बुला लेता हूँ। मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था, ये औरत तो अपनी बात की पक्की निकली। अब मुझे आगे बहुत सोच समझकर काम करना था। मुझे शक था वह बच्चे को कैसे जन्म देगी और फिर ये कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगी। ये केस दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा था। दाई को बुलाया गया। डिलीवरी की कार्रवाई शुरू हो गई थी। उस कैदी औरत के कमरे में बहुत दर्दनाक आवाज़ आ रही थी। हमने पूरे पर्दे का इंतजाम भी किया हुआ था। ये कार्रवाई कई घंटों तक चलता रहा। मुझे तो फिक्र होने लगी थी, कहीं ये औरत मर ही ना जाए। तब कहीं जाकर दाई बाहर निकली थी। वह बहुत ज़्यादा डर में लग रही थी। मैं बोला, माँ और बच्ची तो ठीक है ना दाई? बोली, हाँ दोनों ठीक हैं, मगर अब मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ पर ज़्यादा रुकना नहीं चाहती। मैं बोला, क्यों, ऐसी भी क्या हो गया है? वो कहने लगी, उस कैदी औरत ने जिस चीज़ को जन्म दिया है उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस तरफ मत जाना, मुझे तो ये औरत कोई जादूगरनी लगती है। जो भी उसके पास गया वह उसको भी नुकसान पहुंचा देगी। इतना ही कहकर वह दाई फरार हो गई थी, जबकि मैं हक्का बक्का रह गया था। मैं एक मर्द था, इसलिए मुझे उन जादू टोनों की बातों पर किसी तरह का कोई भरोसा नहीं था। मैंने हिंदुस्तान में कभी सुना करता था, फला औरत को फला आदमी ने जादू करवा दिया है, जबकि मैं तो इस तरह की बातों को गलत समझता था। कैदी औरत के कमरे में आजू बाजू में पहरा लगा हुआ था। मैं पर्दे के पीछे से ही उस औरत का चिल्लाना सुना था। मैं बोला, अगर तुम्हारी तबीयत अब संभल गई हो तो ये पर्दा हटा दें।
उस औरत ने बड़ी दर्दनाक आवाज़ निकाली थी। वह कहने लगी, आज की रात मुझे और मेरे बच्चे को प्राइवेसी चाहिए। खुदारा ये पर्दा पीछे मत करना। सुबह जब मैं अपना बच्चा आप सबके सामने लेकर आऊँगी तो आपको मेरी बेगुनाही पर यकीन आ जाएगा। मैं बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान लेते हैं। न जाने मैं उस औरत की सारी बातें क्यों मान लेता था। खैर, मेरी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं अपने ड्यूटी वाले सिपाहियों को कह गया था कि आज की रात ये पर्दा पीछे ना किया जाए। वह औरत जात है, न जाने किस हालत में होगी, क्योंकि दाई ने बताया था कि उसकी डिलीवरी हो चुकी थी। मैं अपने फ्लैट में वापस आ गया था। उस बीच मेरी 3 बहनों की शादियां भी हो चुकी थी। अल्लाह के करमों से मैं इस काबिल था कि मैं अपने तीनों बहनों का अच्छा खासा दहेज बना चुका था। मम्मी मुझे बता रही थी कि तीनों बेटियां अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं, उनके शौहर बहुत अच्छे हैं। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल तसल्ली में हो जाया करता था। ये सोच कर ही मुस्कुरा देता था, जब बरोज क़यामत के दिन मेरे अब्बू के साथ मेरा आमना सामना होगा तो मुझे शाबाशी देंगे, क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा दिया था। मैं रात को खाना खाकर सो गया था। शायद रात के 2 बज रहे थे जब मेरा मोबाइल बज उठा था। उस वक्त आज से पहले कभी फ़ोन नहीं आया था, इसलिए मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा था। खुदारा खैर करे, न जाने क्या बात हो गई है। मेरा सारा ध्यान तो हिंदुस्तान की तरफ आ गया था। मैंने जल्दी से मोबाइल देखा तो स्क्रीन पर थाने का नंबर जगमगा रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो एक सिपाही कहने लगा, कैदी औरत जिसने कल बच्चा जन्मा था वह थाने से फरार हो गई है और अपना बच्चा भी साथ ले गई है। आप जल्दी से थाने पहुंच जाएं। अगर वह औरत हमें ना मिली तो ये बात याद रखिए कि आपके साथ साथ हम भी मर जाएंगे। हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सुबह से पहले वह औरत हमें मिल गई तो हम सब बच जाएंगे, नहीं तो हमारा हाल बहुत बुरा होगा। मैं उसकी बात को सुनकर बहुत डर गया था। मैं बोला, तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी थाने पहुंचता हूं। मैंने थाने पहुंचा तो सब डरे हुए थे। सब मेरी तरह गरीब मुल्कों से काम की तलाश में आए हुए थे। वे भी यहाँ सिपाही तैनात किए गए थे। कोई फ़िलिस्तीन से आया था, कोई बांग्लादेश से, तो कोई नेपाल से। उनको दिलासा दिया और बोला, उस औरत ने आज बच्चे को जन्म दिया है, वह ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। खैर, मैंने उस कैदी औरत के कमरे का जायजा लिया। ये देखकर हैरान रह गया था कि उसने बड़ी हिम्मत से इतनी बड़ी दीवार को तोड़कर फरार हो गई थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि अभी आप लोग बड़े साहब से ये बात छुपा लें। हम सब थाने से निकलकर उस औरत की तलाश शुरू कर दी। सब ने मेरी बात को मान लिया। खैर, मैं भी गाड़ी में बैठकर उस औरत की तलाश करने लगा था। वक्त हमारे हाथों से सरकता जा रहा था। फजर का वक्त हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी में था। अब हमारे साथ क्या होगा। तब ही मुझे सड़क के किनारे 2 बूढ़ी औरत नजर आई थी। वह कमर झुकाकर चलती आ रही थी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे उन पर तरस आ गया। वे न जाने कौन है और कहाँ जा रही हैं। दुबई में ये रिवाज था कि हर उम्र की औरत पर्दा करती थी। उन दोनों औरतों ने चेहरे भी कपड़े से छुपाए हुए थे। मैंने गाड़ी उनके सामने रोक दी और कहने लगा, आप जहाँ जा रही हैं आप लोग आ जाएं, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। उन औरतों ने मना कर दिया, मगर जब मैंने बहुत कहा तो एक औरत ने आंख उठाकर मुझे देखा था। ये आंखें मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता था। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और पिस्तौल दिखाकर दोनों को गाड़ी में बैठ जाने को कहा था। मैं थाने जाने लगा तो वह औरत फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पहले मेरी बात सुन लो। मैं गाड़ी को एक वीराने में जाकर रोक दिया और बोला कि बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ गया। उस औरत ने रोते हुए अपनी गोद से एक कपड़ा उठाकर मेरे सामने रख दिया और बोली, उसे खोलकर देख लो, उसमें है मेरा बच्चा। मैंने जल्दी से वह कपड़ा खोलकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बोला, ये क्या है, मुझे अपनी सारी हकीकत बता दो। लड़की कहने लगी, हम गरीबों में रिवाज है कि हम लड़कियों की शादियाँ बहुत कम उम्र में कर दी जाती है। लड़का अमीर होना चाहिए, फिर चाहे वह लड़की बाप के उम्र का भी हो तो कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता। मेरी शादी भी बस 16 साल की उम्र में हो गई थी। जिससे मेरी शादी हुई वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था, मगर उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। उसने मेरे बाप को इस शादी के लिए अच्छा खासा पैसा दिया था। खैर, वह मेरे साथ सिर्फ 3 महीने खुश रहा। फिर उसने मेरी छोटी बहन को देख लिया था। वह थी बहुत खूबसूरत। वह मुझसे जान छुड़ाकर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अगर वो मुझे तलाक देता तो उसकी आधी दौलत मेरे नाम हो जाती और तलाक के बगैर वो मेरी सगी बहन से शादी नहीं कर सकता था। फिर उसने मुझ पर जीना का इल्ज़ाम लगाकर मुझे जेल में लाकर बंद कर दिया। यहाँ मेरे जैसी बहुत सारी औरतें बंद है जिसे मेरे शौहर ने पहले निकाह किया था।
मगर बाद में तलाक दे देता था। तुम जानते हो ये मेरे शौहर का निजी जेल है, ये कोई सरकारी जेल नहीं है। और तुम सब के सब नौकर हो, सरकार के नहीं। तुम लोग अगर किसी दिन सरकारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मेरा पहला शौहर तुम लोगों को बचाने नहीं आएगा और फिर तुम सबको सजाए मौत हो जाएगी। खैर, मैं जब थाने आई तो प्रेग्नेंट नहीं थी, क्योंकि मेरे शौहर ने सिर्फ अपनी पहली बीवी से औलाद पैदा की, जबकि वह बाद में ब्याही जाने वाली लड़कियां थी। उसके लिए तो हम सब लड़कियां खिलौने जैसी थी। जब मैं जेल में आई तो मुझे पता हो गया था कि तुम एक मासूम इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर का पता दिया और कहा जाकर दाई को बुला ला। और जो दाई मेरे पास आई थी वह दाई नहीं, मेरी माँ थी। मैं उसे वह सारा सामान मंगवाती थी जिसे मैं खिड़की काट कर बाहर निकल सकती थी। मेरा जो पेट बड़ा हुआ था वह सब इसलिए क्योंकि मैं अपने पेट पर औजार बांध कर फिरती थी। मैं 13 महीने की डिलीवरी का नाटक भी इसलिए रचा रही थी क्योंकि खिड़की अभी तक हमसे कटी नहीं थी। मैं थोड़ा वक्त उस खिड़की पर देना चाहती थी। जिस दिन मैंने कहा कि मेरी डिलीवरी का वक्त आ गया है, उस दिन मैंने और मम्मी ने मिलकर वे खिड़की काट दी थी। मैं दर्दनाक चीखें भी जानबूझकर निकाल रही थी ताकि तुम लोगों तक खिड़की की आवाज़ ना पहुँचे। उस औरत ने मेरे सामने कपड़ा हटाया। उसमें बच्चा नहीं बल्कि औजार थे। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम अब क्या करोगी। वह कहने लगी तुम मुझे असली थाने में ले चलो, मैं अब अपने पहले शोहर पर मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया और पुलिस कहने लगी हमें उस जेल में ले चलो। मैंने अपने साथियों को पहले ही फ़ोन कर दिया था, वे उस जेल से फरार हो गए थे। यूँ अब पुलिस के हाथ मेरे मालिक के खिलाफ सबूत लग चुके थे। उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी था, हमें इस बात का पता नहीं था अब कब तक जेल में रहेगा, इसलिए मैंने उस लड़की को शादी की ऑफ़र दी। वह मान गई। यूँ मेरी शादी उस दुबई की लड़की से हो गई थी। अदालत ने मेरी बीवी को उसके पहले शौहर से तलाक दिलवा दी थी। मैं अपनी बीवी को लेकर हिंदुस्तान आ गया था। यहाँ हमने एक नई ज़िंदगी शुरू कर दी थी। अल्लाह का शुक्र है उसने मुझ जैसे कई कैदियों को जेल से रिहा करवा दिया था। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लगा? और मैं उन सभी भाई और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो लोग बाहर विदेश मुल्क में कमाने जाते हैं। उन सभी के लिए ये मेरी कहानी है। हमेशा सतर्क रहें। क्या पता मेरी तरह आप लोगों के पास ये मौका भी ना हो और आप लोग विदेश के जेलों में सड़ते रहो। आप लोग विदेश जाने से पहले हर चीज़ की सही जानकारी ज़रूर कर लें। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।